हाँ, सभी आ गए स्टूडेंट्स। तो अपन आज अपने चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन वाले का लास्ट सेशन पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, सारी एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से समझते हुए सॉल्व करने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो आएगा ना, एग्जाम में तो अपने को मार्क्स लाने हैं। ओके, तो वापस से एक बार आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जरा देख लेते हैं। उसके बाद अपन पढ़ेंगे रिलेटिव डेंसिटी, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले आर्किमिडीज का प्रिंसिपल सबको याद है ना, क्या है बताओ? व्हेन ए बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली इमर्स्ड in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it. जब कोई वस्तु पूर्ण या आंशिक रूप से किसी तरल पदार्थ में डुबाई जाती है तो वस्तु का भार वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के बराबर होती है। जितना पानी डिस्प्लेस करोगे उतना ताकत ऊपर लगेगी और वही उसके वेट के बराबर होगी। ओके, जितना वो फ्लूइड डिस्प्लेस करोगे, जो वो फ्लूइड का जो वेट डिस्प्लेस करोगे उसके बराबर की ताकत लगेगी। इसलिए जो जहाज है, अपन ने पढ़ा था कि जहाज जो है वो बहुत ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करता है तो उतनी ज़्यादा ताकत पानी उसके ऊपर मारता है, इसलिए जहाज डूबता नहीं, लेकिन जो लोहे की कील है वो डूब जाती है। अब आ जाते हैं अपन एक क्वेश्चन पे। पहले ये भी पढ़ लिया अपन ने, लैक्टोमीटर क्या होता है? जो दूध की गुणवत्ता को या दूध की उसकी फैट की जो थिक उसको जांचता है, उसको कहते हैं लैक्टोमीटर। इसी प्रकार से एक और इक्विपमेंट है, उसका नाम है हाइड्रोमीटर, जो डेंसिटी को नापता है। अब एक क्वेश्चन उठा लेते हैं भाई, you find your mass to be at 42 kg on the weighing machine. Is your mass more than 42 kg? No, 42 kg तो वेट है हमारा, तो मास तो कम हुआ। बिकॉज हम जानते हैं कि क्या W इज इक्वल टू mg। तो अगर आपका 40 kg वेट है तो m कितना होगा? 9.8। तो m कितना हो जाएगा? 40/9.8 kg। तो कम हुआ ना, तो आंसर क्या है? द मास विल बी लेस। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या है? यू हैव ए बैग ऑफ कॉटन एंड ए आयरन बार, ईच इंडिकेटिंग ए मास ऑफ 100 kg। 100 किलो का तो लोहे के वो हैं, लोहे के टुकड़े मान लो, लोहे के बार हैं, और 100 किलो का रुई का वो है बोरा। अब बताओ भारी कौन सा लगेगा? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 100 किलो के लोहे के टुकड़े एक बोरे के अंदर है और एक 100 किलो का रुई का बोरा। बताओ भारी कौन सा लगेगा? हाँ, ये तो बात आपको मालूम है कि रुई का बोरा हल्का लगेगा, लेकिन क्यों? तो आपको आंसर देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, है ना? द आंसर इज दिस iron bar, this cotton bar, this bag of cotton will be lighter as compared to the bag of iron bar because of the buoyancy force exerted by the air, as it has a large surface area as compared to the iron bar. ओके, ये आपका आंसर होगा। अब अपन पढ़ रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी। डेंसिटी अपन ने पढ़ लिया, अब क्या पढ़ने वाले हैं? रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव क्या होता है? रिलेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक
यानी कि उसकी तुलना में। रिलेटिव डेंसिटी, आपकी मम्मी कहती है ना, देख उसको देख, वो तेरा दोस्त तो अच्छे नंबर लाया और तू नंबर कम लाया, तो ये क्या, रिलेटिव, तुलनात्मक। ठीक है, तो अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव डेंसिटी। अरे भाई ये इसकी डेंसिटी इतनी है तो इसकी कितनी है, तो तुलनात्मक। एक शब्द आया रिलेटिव डेंसिटी, और रिलेटिव डेंसिटी में हमको बेस पकड़ते हैं, वो पकड़ते हैं डेंसिटी ऑफ वाटर को। डेंसिटी ऑफ वाटर की तुलना में इसकी डेंसिटी कितनी है, उसको अपन रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। और ये अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, तो क्या लिखोगे, आंसर लिखोगे नो यूनिट, बिकॉज डेंसिटी अपॉन डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी है ना, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी। केवल डेंसिटी की यूनिट तो क्या है, अपन जानते हैं ना, D इज इक्वल टू M अपॉन V kg मीटर क्यूब। ये तो है किसकी, डेंसिटी की यूनिट। लेकिन रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है, नो यूनिट। तो ये भी याद हो गया। और हम क्या बेस पकड़ते हैं, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लो, ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, बताओ बच्चों, डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है 1000 kg पर मीटर क्यूब, 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो कोई आपको पूछे कि पानी की डेंसिटी बताओ, तो आप क्या लिखोगे, वाटर डेंसिटी है 1000 kg पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जब ग्राम में आ गया, ये था MKS, अपन ने पढ़ा था, तुम सब भूल गए होंगे, तो याद है कि नहीं है, ये MKS है। ये कौन सा सिस्टम है, CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इस वाले में तो 1000 आएगा, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर क्यूब। याद हो गया, हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखी है 10.8, द डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है ये, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। फॉर्मूला लगा दो, रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है और ये फॉर्मूला है, ये आ गया, डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू आंसर, ये आ गया। और कभी आपको पूछ ले तो ये भी जरा नोट कर लो, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक नई चीज आई है जो मैं आपको, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि 4 डिग्री पे पानी की डेंसिटी को हमने आधार माना है। 4 डिग्री पे, 0 डिग्री पे भी नहीं, 1 डिग्री पे भी नहीं, 2 डिग्री पे भी नहीं, 5 डिग्री पे भी नहीं, 4 डिग्री पे ही हमने आदर्श माना है। ये बड़ा जोरदार चीज है। और ये जो अपन चैप्टर नंबर 1 और 2 पढ़ेंगे अपन, इसमें केमिस्ट्री वाला, इसी साइंस में तब एक टॉपिक आएगा जो अपन उस वक्त उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और टॉपिक क्या आएगा कि मछलियाँ नहीं, जब बहुत बर्फ गिरती है, बहुत ठंड होती है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, -30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तापमान, तो अंटार्कटिका जो अपना जो वो है ना कॉन्टिनेंट, वहाँ पे तो -50 डिग्री सेंटीग्रेड, -40 डिग्री सेंटीग्रेड, इतनी ज़्यादा ठंड होती है। इतनी ज़्यादा ठंड में तो सब जम जाता है, पानी तो 0 डिग्री पे जम जाता है। तो इतनी ज़्यादा जब ठंड होती है तो सारी झील, पानी सब जम जाता है, तो अंदर मछलियाँ कैसे जीवित रहती है, ये क्वेश्चन आएगा। और इस क्वेश्चन का उत्तर अपन देंगे चैप्टर नंबर 2 पढ़ते वक्त। और उसमें याद रखना ये 4 डिग्री कहीं ना कहीं आएगा। तो आप अपना दिमाग को चालू रखना कि सर ने एक बार कहा था कि 4 डिग्री टेम्परेचर पे ही अपन ने डेंसिटी को बेस पकड़ा हुआ है। चलो अब आ जाए अपन क्वेश्चन नंबर
1 पे। क्वेश्चन नंबर 1। यस, अब आ जाओ आप एक्सरसाइज पे, क्योंकि इसी सेशन में अपने को सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अपने को अभी 30-35 मिनट बचा है और अपने को फास्ट अपने को सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देनी है, ताकि अपन नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ? कभी ये फॉर्मूला F इज इक्वल टू G(m)(m)/d², फॉर्मूला है। ये कह रहा है दोनों की डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, तो ये बना दो d को बना दो d/2, तो कैसे हो जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा? तो d/2 मैं जल्दी यहाँ कर रहा हूँ, फिर आपस फेयर करूँगा अभी। तो d/2 तो d²/4, ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो G(m)(m)/4 ऊपर, नीचे रह जाएगा d, तो F कितना हो गया? 4 टाइम्स। जरा सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ बच्चों, आ जाओ। यस, क्वेश्चन नंबर 1, बी रेडी। मैंने जो लिखा है उसी तरीके से आप भी लिख लेना और एग्जाम में उसी प्रकार से करना। फर्स्ट, एज पर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gravitational force F direct inversely proportional to 1/d², and if d is equal to d/2, then 1/d² will become 4/d². So then F directly proportional to 4/d² if d is equal to d/2. So gravitational force becomes 4 times if distance become half. ये हमारा आंसर हो गया। थोड़ा जल्दी बोला हूँ क्योंकि आपने लिखा हुआ है, जरा नोट कर लेना, ठीक है ना। ये मैंने लिखा हुआ है, समझ तो आप गए हो, केवल एग्जाम में लिखने का तरीका आपने को देखना है। यस, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। Gravitational force acts on all objects in proportional to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than light object? क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हो कि जो फोर्स होता है ना, ये तो मास के मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। आपने पढ़ाया था हमको, क्या पढ़ाया था? आपने बताया था कि F डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू m into m। इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, m into m। तो आप तो कह रहे हो कि जब भारी वस्तु के ज़्यादा ताकत लगती है तो फिर आपको ऊपर से मैं एक 50 किलो की चीज़ गिराऊं और एक 1 किलो की चीज़ गिराऊं, तो दोनों साथ क्यों गिरती है? ये तो गड़बड़ है। तो इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है वो उसका इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, उसको मास से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल थिंग्स सेम, चाहे वो पंख हो चिड़िया का, चाहे 50 किलो का बाट हो, लेकिन वो धरती पे एक साथ गिरेगा। हालांकि आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर गिरता तो नहीं है, तो इसका सिंपल सा जवाब है, ये वैक्यूम अगर हो, परफेक्ट वैक्यूम, निर्वात, जिसमें हवा भी नहीं हो, तो एक साथ गिरेगा। वो तो हवा की वजह से कभी कभी वो पंख होता है ना, वो ऐसे ऐसे घूमता रहता है। तो अपने को आंसर क्या देना है? आ जाओ आंसर पे। यस, वी नो दैट एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एक्सीलरेशन during free fall, and this acceleration experienced by an object is independent of its mass. This means that all objects, hollow or solid, big or small, should fall at the same rate. ये अपना आंसर है। ये इस लैंग्वेज में लिखो, चाहे कैसे भी लिखो, लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा यह है कि जो एक्सीलरेशन है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, इंडिपेंडेंट ऑफ द मास है। हो जाएगा। ये अपना आंसर लिख लोगे, ये अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। What is the magnitude of the gravitational force between the earth and 1 kg object on its surface? मास ऑफ द अर्थ दे रखा है और रेडियस ऑफ द अर्थ दे रखा है। 1 किलो के बाट को अगर धरती पे रखते हैं तो उसको धरती कितनी ताकत से खींचेगी? ये क्वेश्चन है। अपन आंसर देख लेते हैं पहले, फिर अपन इसको सॉल्व करने का तरीका भी देख लेना,
पहले क्या लिखा है, ये फॉर्मूला, फिर अपने को मास जी की वैल्यू दे रखी है, ये जी की वैल्यू है, ये धरती का वेट है और ये धरती का रेडियस है। अब इसको जरा सॉल्व करना है, तुमको आता होगा, बार बार बता रहा हूँ, लेकिन तुम कर लेना प्रैक्टिस। इंटू 6 कर दो, नीचे क्या हो जाएगा 6.4 इंटू 6.4, फिर ये 10 टू द पावर जितने भी है ना 10 टू द पावर -11, फिर ये हो जाएगा प्लस का 24 और नीचे से ये 6 दूनी 12 है, ये ऊपर आ जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। क्या बन जाएगा ये, इसको 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 इससे हटा दो, ये बन जाएगा 67 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा माइनस का 11 माइनस का 12 माइनस इस सॉरी क्या किया मैंने, हाँ सही किया, माइनस से 6 दूनी, ठीक है बिल्कुल सही किया। तो ये 11 और 12 कितने मिला, कितने हो जाते हैं 23, माइनस का 23 और ये तो 10 ऊपर आ जाएगा और एक और ये कट गया तो ये वही 10 ऊपर आ जाएगा। तो कितना रह जाएगा, कितना रह जाएगा ये, अब ये इसको सॉल्व कर लेना, कितना 67 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन। इसको तुम सॉल्व करोगे आंसर आएगा ये। अब ये बार बार समझा रहा हूँ मैं, ये कैसे आया मैं नहीं जानता हूँ, तुमको बता चुका हूँ मैं। अब ये कैसे आया मैं तुमको बता चुका हूँ, हल्का सा बता देता हूँ। इफ a की पावर n इंटू a की पावर n हो तो ये बन जाता है m प्लस n, और a की पावर n अपॉन a की पावर n हो तो ये बन जाता है m माइनस n। और एक और सीख लो, a की पावर m का अगर ब्रैकेट में ये हो तो ये बनता है m इंटू n। ये 3 फॉर्मूले हैं, इसके आधार पे ये गुणा भाग किया है, आंसर निकाल लेना। ये तुम्हारा आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4, द अर्थ एंड द मून, ओके ये अच्छा क्वेश्चन है, are attracted to each other by the gravitational force. Does the earth attract the moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the moon attracts the earth? Why? क्वेश्चन ये है कि धरती और चंद्रमा दोनों के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल है, तो दोनों के बल में समान बल से एक दूसरे को खींच रहे हैं या दोनों का बल अलग अलग होता है, ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्वेश्चन का आंसर जरा पहले इसको समझ लिया, बेटा इसको मिटा रहा हूं ना ताकि तुम्हारे को सफाई मिले ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 2 ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर विद इक्वल फोर्स बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून विद एन इक्वल फोर्स विद विच द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ। तो उत्तर क्या हुआ, दोनों धरती और चंद्रमा एक दूसरे को समान फोर्स से, सेम फोर्स से एक दूसरे की ओर खींचते हैं। इसका मतलब कोई ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा है, न चंद्रमा ज्यादा ताकत से खींच रहा है, न सूरज पृथ्वी ज्यादा ताकत से खींच रही है, दोनों बराबर ताकत से खींच रहे हैं, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, याद हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। अच्छा क्वेश्चन, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। अगर चंद्रमा पृथ्वी को खींच रहा है तो पृथ्वी जो है चंद्रमा की तरफ क्यों नहीं जाती है, या इसका दूसरा क्वेश्चन क्या हुआ, या चंद्रमा पृथ्वी की ओर जाके गिर जाना चाहिए ना चंद्रमा, जब पृथ्वी खींच रही है चंद्रमा को, जब एप्पल गिर सकती है तो चंद्रमा भी गिरना चाहिए, धरती पे जाकर टकरा जाना चाहिए। तो अपन ने पढ़ा था कि ये गोल गोल घूमता है, और गोल गोल जब ये घूम रहा है तो उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से उसके कारण से वो धरती के अंदर भी नहीं आता है और एकदम बंधा रहता है सेम पोजीशन पे। तो उसका उत्तर क्या लिखोगे, जरा देख लो, ये आंसर है उसका। आंसर आ जाओ, बहुत शांति से इसको नोट कर लो, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा इसका आंसर है।
हाँ लिखो, द अर्थ एंड द मून experiences equal gravitational force from each other. However, the mass of the earth is much larger than the mass of the moon, hence it accelerates at the same rate, at the rate lesser than the acceleration rate of the moon towards the earth. For this reason, earth does not move towards the moon. ये तो पहले एग्जैक्ट सवाल का आंसर हुआ कि धरती उसके उधर क्यों नहीं बढ़ती है, क्यों नहीं खिंचाती है, तो उसका आंसर दिया कि धरती का वजन ज़्यादा है, चंद्रमा का वजन कम है, तो धरती का एक्सीलरेशन कम है, तो धरती उसकी ओर बढ़ती नहीं है। अगला, एंड ऑल्सो द मून इज कॉन्स्टेंटली मूविंग विदाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द अर्थ, इट वुड जस्ट फ्लोट अवे इनटू द स्पेस। अगर ग्रेविटी नहीं हो तो चंद्रमा सीधा, है ना, अपन ने पढ़ा था वो, अगर गोल चक्कर घुमा रहा है बच्चा पत्थर से तो टेंजेंट के रास्ते पे भाग जाएगा। उसी तरीके से चंद्रमा भी सीधे सीधे अंतरिक्ष में, स्पेस में चला जाना चाहिए। बट एज वी हैव स्टडीड दैट अबाउट द सेंट्रीपिटल फोर्स which is binding the earth, this mix of velocity and distance from the earth allows the moon to be in balance between fall and escape. ये उसका आंसर है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चंद्रमा चक्कर काटता रहता है, न कि वो सीधा स्पेस में नहीं जाता है। ये उसका आंसर है। तो ये लंबा आंसर है, इसको ज़रा नोट कर लें और एग्ज़ाम में अगर आ जाए तो अच्छा उत्तर लिखना। क्वेश्चन आ जाओ, कौन सा, छठा वाला क्वेश्चन, और ये भी बहुत अच्छा है, एग्ज़ाम में आने लायक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। What happens to the force between the two objects if the mass of one object is doubled? एक चीज की मास को डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना होगा? मैं बता देता हूं जल्दी से। फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी एम अपॉन डी स्क्वायर। अगर किसी एक का मास डबल कर दोगे तो फोर्स डबल हो जाएगा, पहले का आंसर। सेकंड, द डिस्टेंस बिटवीन द टू इज डबल्ड और ट्रिपल्ड। अगर ये फोर्स की जो डिस्टेंस है उसको अगर आप d को 2d कर दोगे तो ये बन जाएगा 4d स्क्वायर, तो 1/4 हो जाएगा फोर्स। अगर 3d कर दोगे ये बन जाएगा 9d स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/9। ये है इसका आंसर। अभी मैं समझाऊंगा बेटा, जल्दी मत करना। अभी मैं पूरा जल्दी कर समझा रहा हूँ, फिर आंसर मैंने लिखा हुआ है, उस आंसर को आप बताना। तीसरा क्या है, मास ऑफ द बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर डबल्ड। अगर दोनों का डबल हो जाएगा तो क्या होगा, तो इसका भी डबल हो गया, इसका भी डबल हो गया, तो फोर्स हो जाएगा 2 × 2 4 टाइम्स। तो पहले का उत्तर तो क्या हुआ, अगर एक का मास का डबल किया तो फोर्स डबल हो जाएगा। दूसरे का उत्तर, अगर डिस्टेंस डबल की तो फोर्स 1/4 हो जाएगा। अगर डिस्टेंस 3 गुना की तो 3 टाइम की तो फोर्स 1/9 हो जाएगा। तो इसका दूसरा उत्तर, अगर दोनों मास को डबल कर दें तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। आ जाओ आंसर। यस, जरा देख लो। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लिखना। उसके बाद क्या लिखोगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड देन द ग्रेविटेशनल फोर्स विल ऑल्सो गेट डबल्ड। ऐसे लिखना आंसर, सुंदर। दूसरा, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance, square of the distance of between the objects. So if the distance is doubled, then the gravitational force will become 1/4 of its original value. Similarly, if the distance is tripled, then the gravitational force becomes 1/9 of its original value. ये दूसरे का आंसर, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, बाकी अपन को मालूम तो चल गया था। तीसरा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये हटा दो इसको, टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of the objects. If the masses of both the objects are doubled, then the gravitational force becomes 4 times of the original value.
ठीक है, आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कर लें। What is the importance of universal law of gravitation? आपके इस बुक में अपन ने पढ़ा है, जो अपना यूनिवर्सल लॉ पढ़ा उसी के आगे था। क्या था? एक तो वो अपने को अर्थ का मूवमेंट दिखाता है, चंद्रमा का मूवमेंट दिखाता है, सन का मूवमेंट दिखाता है और टाइड्स के बारे में अपने को बताता है। चारों पॉइंट है, बुक में देख लेना, सीधे सीधे लिखे हुए हैं, इसमें कुछ विशेष करने वाली बात नहीं है। अब आता है अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ फ्री फॉल? आंसर तो अपने को मालूम है, एक्सीलरेशन फ्री फॉल का है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर कैसे लिखना है ये जरा देख लेते हैं। When an object fall towards the earth under the effect of gravitational force alone, then they are said to be in a free fall. Acceleration of free fall is 9.8 meter per second square, which is a constant for all objects irrespective of their masses. ये उत्तर लिखना है। ये सारे मैं आंसर आपके लिए लिख के लाया हूँ ताकि आप इसको प्रॉपर तरीके से उतार लें, ताकि इसको एग्ज़ाम में बढ़िया तरीके से याद करके आप इसको लिखना। क्वेश्चन आ जाते हैं किस पे? 9th पे। What do we call the gravitational force between the earth of an object? Universal. What do we call the gravitational force between the earth and the object? क्या कहते हो? Gravitational force। अच्छा, ये बात है क्या? ओके 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 ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। Gravitational force between the earth and the object is known as the weight of the object। हो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट इज नोन एज द वेट ऑफ द, क्योंकि जितना फोर्स लगा वही तो वेट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, अमित जो है वो क्या कर रहा है, फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीद रहा है। कहाँ खरीद रहा है? पोल्स पे खड़े होकर, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव पे जाके भाई साहब सोना खरीद रहे हैं। और क्या कर रहा है, फिर वो वापस आके इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे खड़े होके वापस से सोना चेक कर रहा है। तो ये वेट जो है गोल्ड का सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? वहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मैंने बताया था आपको, अगर 100 किलो के अगर आप हो पोल्स पे तो इक्वेटर पे कितने रह जाओगे? 99.5, आधा किलो कम पड़ जाओगे। तो सोना भी कम पड़ने वाला है। तो क्यों? कारण क्या है? आपने पढ़ा है पोल्स पे रेडियस कम होने की वजह से फोर्स ज्यादा लगता है और उधर कम लगता है। तो क्या उत्तर दोगे? द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन द इक्वेटर, देयरफॉर द गोल्ड एट इक्वेटर वेज लेस देन द पोल्स। इसको पोल्स मत कर देना रे, एक्चुअली ये पोल्स है, POLES। ठीक है, पोल है। हैंस अमित फ्रेंड विल नॉट एग्री विद द वेट ऑफ द गोल्ड बॉट। ये जरा फिगर बनाना चाहो तो बना देना। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 11 कर लें। Why will a sheet of paper fall slower than that is crumpled into a ball? अब ये कह रहा है ऊपर की मंजिल से एक तो आपने कागज गिराया और एक कागज की मैंने बना दी गोटी यानी बॉल, ऐसे ऐसे करके उसको क्रम्बल्ड कर दिया, फिर उसको गिराया। तो जल्दी कौन गिरेगा? क्रम्बल्ड वाला बॉल। जबकि आप तो कह रहे हो कि सब चीज़ें सेम स्पीड पे गिरनी चाहिए, तो फिर कागज धीमे धीमे क्यों गिर रहा है? तो हम क्या उत्तर देंगे? द ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विल बी सेम फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स बट एज द एयर pressure or air resistance will be there in between, so the paper will fall at the lesser speed। ये इसका आंसर दोगे, रटना नहीं है, समझ लेना है। तो क्या लिखोगे? When a sheet of paper is crumpled into a ball,
then its density increases. Also, its size will also reduce. Hence, the resistance to its motion in the air decreases and it falls faster than the sheet of paper. ऐसे लिखोगे आप उत्तर, समझना है, लेकिन साथ में आंसर भी प्रॉपर तरीके से लिखना है, तो अपने को परफेक्शन आएगा, नंबर आएगा। सब नोट करो अपने अपने रजिस्टर में। हाँ, ऐसा नहीं है केवल सर ने बोला सुन लिया, यू नोट डाउन एंड मेक ए नोट्स। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 12 पे। Gravitational force on the surface of the moon is only 1/6 as strong as the gravitational force on the earth. What is the weight of in a Newton of 10 kg object on the moon and on the earth? What is the weight in newtons of a 10 kg object on the moon and on the earth? करो भाई करो। तो 10 किलो की चीज का धरती पे न्यूटन में वजन निकालो, तो ये हो जाएगा इंटू 9.8, ये हो जाएगा 98 न्यूटन धरती पे, और चंद्रमा पे हो जाएगा 98/6 न्यूटन। ये आंसर है। कर लो जरा उत्तर निकालो, ये रहा उत्तर। वेट ऑन अ ऑब्जेक्ट on the moon is equal to this 1/6 of the weight of the earth. W is equal to mg. तो धरती पे तो हो गया W is equal to 10 into 9.8 is equal to this, and at moon 1/6 into 98 is equal to 16.3 न्यूटन। ये क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन पूछा जा सकता है, सभी को इसका सही उत्तर करना है, गलत नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13, बहुत सारे क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, अभी तो बहुत है। हाँ, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ओके, विथ अ वेलोसिटी ऑफ, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं अब, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड, ओके, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट ऑफ to which it rises and the total time it takes to return to the surface of the earth. Oh ho. एक तो ये कह रहा है कि एक कोई बॉल है, उसको उसने फेंका है 49 मीटर पर सेकंड की स्क्वायर से ऊपर, बताओ कितनी ऊपर जाएगी। फिर दूसरा कह रहा है जाने में और आने में मिलाकर कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन का ध्यान देना तुम, क्या कह रहा है, जो टोटल टाइम इट टेक है व्हेन रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगा देना, क्या लगाओगे बताओ। U बराबर दिया हुआ है 49 और G बराबर माइनस का 9.8, देख लेना, माइनस लिखना मत भूलना क्योंकि ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है, और V वहाँ जाकर 0 हो रहा है। अपने को क्या निकालना है, हाइट, एक तो ये निकालना है, एक निकालना है T। फॉर्मूला लगा देना, सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा कौन सा, सबसे पहले फॉर्मूला लग जाएगा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as वाला। फिर दूसरी बार लगा देना v इज इक्वल टू u प्लस at वाला, आपका उत्तर आ जाएगा। देखो करके दिखाओ, करके देखो। यस, u दे रखा है, v दे रखा है, g दे रखा है, फॉर्मूला ये वाला लगा दिया, इज इक्वल टू दिस हो गया, ये v 0 रख दिया, दोनों को काटा फांसी करी, ये गुणा तुम कर लेना, बार बार बोल रहा हूँ, बिना उसके मत करना, खुद अपने आप कैलकुलेशन करना। हाइट आ गई 122 माइनस 0.5 मीटर। फिर माना कि ये लिखना मत भूलना, लेट टाइम t इज टेकन बाय द बॉल टू रीच एट द हाइट ऑफ दिस, तो v इज इक्वल टू आ गया u प्लस, तो t आ जाएगा 5 सेकेंड। अब टाइम ऑफ एस, यहाँ देखो खास तो खेल ये है, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टाइम ऑफ डिसेंट, देयरफॉर total time taken by the ball is to return is 5 plus 5 is equal to 10 second। आंसर ये है क्वेश्चन। पहले माइनस का जी लगाया क्योंकि गाड़ी ऊपर गई थी, फिर अपन ने टाइम निकाला, फिर उस टाइम को 2 से गुणा कर दिया क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जाके आने का समय पूछ रहा है। आ गया, अब सब करोगे। अगला क्वेश्चन करें, आ जाओ।
अगला क्वेश्चन, हाँ 14 नंबर, ए स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, 19.6 मीटर ऊंचा टावर है, वहां से पत्थर फेंका, कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी। तो इजी क्वेश्चन है, सब कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। सबसे पहले दे रखा है हाइट यानी एस दे रखा है 19.6 और यू अपने को 0, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट वहाँ से डाला है धीरे से, अपने को v जो है दे रखा है, नहीं v निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला वही लग जाएगा कौन सा, और g अपने को पता ही है 9.8। अब निकाल लो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, उत्तर आ जाएगा, कर लो। हाँ h दे रखा है, ये दे रखा है, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया और ये हो गया। कैलकुलेशन करना मत भूलना, जब तक कैलकुलेशन करोगे तभी ये, बाद में सब फॉर्मूला तो आ गया, फॉर्मूला भी लगा लेंगे, लेकिन कैलकुलेट करना, बार 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 बोल रहा हूँ, कैलकुलेट करना, कैलकुलेशन निकालना, काटाफासी करना, खुद से सॉल्व करना, जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। और ये मैथमेटिक्स मजा आएगा, जब आप करोगे ना तो इसमें रस आएगा और आपको फिनिशिंग आएगी, आपका माइंड तेज चलने लग जाएगा। इसलिए केवल रटने वाला सौदा नहीं है ये कुछ हाथ से करने वाला है। तो ये आंसर आ गया, हो गया। आ जाओ अगला क्वेश्चन कर लें, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ ये भी बड़ा जोरदार क्वेश्चन है। A stone is thrown vertically upward with an initial velocity of this, okay, G कह रहा है, ये ले लो। Find the maximum height reached by the stone, okay. What is the net displacement and the total distance covered by the stone? हो, पत्थर फेंका नीचे से ऊपर, वापस जाके नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट और अभी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही होगा ना। अब डिस्टेंस निकाल देते हैं, निकालो, इसमें क्या बड़ी बात है। पर ये देखो छोटे छोटे क्वेश्चन का स्टाइल देखो आप कैसे क्वेश्चन को फंसा रहे हैं ये लोग। तो u इज इक्वल टू दे रखा है 40 मीटर पर सेकेंड, g इज इक्वल टू, नीचे से ऊपर जा रहा है क्या, तो -10, और अपने को क्या पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है यानी s पूछ रहा है, v इज इक्वल टू 0, वही फॉर्मूला लगाओ, फिर डिस्टेंस आ जाएगी, तो दोनों आना और जाने का डिस्टेंस को डबल कर देना, तो हो जाएगी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। करें, आ जाओ, u इज इक्वल टू दिस, g इज इक्वल टू दिस, फॉर्मूला लगा दिया, पुटिंग द वैल्यू, h आ गया 80 मीटर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड आ गया 80 जाना 80 आना 160 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट जाके वापस आ गए लौट के बुद्धू घर को, तो गाड़ी वहीं आ गई, तो 0, डिस्प्लेसमेंट तो 0, डिस्टेंस जाना और आना 160। हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया। अब कर लें क्वेश्चन नंबर 16। थके तो नहीं, देखो अपने को जल्दी जल्दी करना है, नहीं तो अपनी क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा, फिर तुम भी होशियार बन जाओ, जल्दी जल्दी करना सीख जाओ। क्वेश्चन नंबर 16, तो अभी दो छोटे मोटे क्वेश्चन है। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। हो गिवन द मास ऑफ द अर्थ इतना है और सन का इतना है, एवरेज डिस्टेंस दोनों की दे रखी है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ओह, धरती का भी वजन दे रखा है, सूरज का भी वजन दे रखा है, दोनों की डिस्टेंस दे रखी है, और अपने को ग्रेविटेशन फोर्स निकालना है। अल्टीमेटली जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी कि कैलकुलेशन का खेल। आ जाओ बच्चों, हाँ, दिस इज योर फार्मूला, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी, दिस इज ये सूरज का वजन, ये धरती का वजन, ये दोनों की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये मैंने काटाफासी करी, ये 30 आ गया, ये 24 ऊपर वाले, फिर ये माइनस का 11, ये माइनस का 11 और ये माइनस का 11, तो माइनस माइनस माइनस, तो 54 में से गया 33, ये काटाफासी कर ली, ये बच गया इतना, और ये उत्तर आया। निकाल को देखो अपने आप, करना अपने आप पड़ेगा, तो जोड़ बाकी गुणा भाग थोड़ी सीखेंगे 9th क्लास में। ये करो कैलकुलेशन, आ जाओ।
हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन। ए स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर 100 मीटर हाई and at the same time another stone is projected vertically upward from the ground with a velocity 25 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट when and where the stone will meet। ओ हो, ये क्वेश्चन बड़ा जोरदार है। एक तो आपने पत्थर गिराया 100 मीटर ऊंचे टावर से, और एक आपने पत्थर फेंका नीचे से उसी समय। दोनों कहां मिलेंगे? दोनों कहां मिलेंगे? दोनों कहां मिलेंगे भैया? फॉर्मूला तो अपने को मालूम है, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन के आंसर पे आ जाते हैं। पहला केस u इज इक्वल टू 0, ऊपर से गिरा रहा है, हाइट दे रखी है, g दे रखा है। दूसरा केस u अपने को 25 वाला है और g माइनस का हो गया और v यहां पर 0 हो गया। ठीक है, तो पहले केस में जो मान लो ये दोनों मिलते हैं आपस में टाइम t पे, तो टाइम t पे मिलते हैं तो क्या हो जाएगा? वो जो डिस्टेंस होगी पहले वाले के लिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u 0 है तो s इज इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर हो गया। पहला इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में वापस उसी फॉर्मूले में लगा दो, s डैश है ना, s डैश मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है वो s, और नीचे से ऊपर जा रहा है s डैश है। टाइम t सेम है, अपन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। ऊपर से जब नीचे आए तो अपन ने उसको माना था s, और नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको अपन ने बोला s डैश, फॉर्मूला लगा दिया तो s डैश का फॉर्मूला ये आ गया। अब अपने को पता है कि दोनों s और s डैश मिला के 100 होता है, क्योंकि तो वो ऊपर से नीचे उतरा, नीचे गिरा और ये नीचे से ऊपर गया, तो दोनों ये s डैश डिस्टेंस पाया, वो s पाया, दोनों मिलके s और s डैश 100 हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 100 हो गया। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, तो दोनों इक्वेशन को जो अपन ने जोड़ा, ये जोड़ा तो इससे से कट गया, तो t आ गया 4 सेकेंड। हाँ आ गया। और अब निकालो डिस्टेंस, तो सब इस t की वैल्यू पुट करो इक्वेशन नंबर 1 में। सो दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड, द फॉलोइंग स्टोन विल कवर अ डिस्टेंस बाय इक्वेशन 1। s इज इक्वल टू आया 78.4 मीटर पे भाई साहब मिले। ऊपर 100 मीटर से नीचे गिरा पत्थर 78.4 पे पहुंचा, तो नीचे वाला पत्थर भी उसको मिल गया, हेलो ऐसे मिल गया। और वो नीचे वाला जो है ना वो s डैश यानी कि 100 माइनस 78.4, तो ये 20। तो अपन का उत्तर क्या रहेगा? स्टोन विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड एंड 20.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये तुम्हारा उत्तर है। आ गया? ये तुमने कर लिया। अब कौन से बचे क्वेश्चन? एक और क्वेश्चन कर लें क्या? हाँ, अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बाद के कुछ रिलेटिव क्वेश्चन है तो एक सेशन पूरा करना पड़ेगा। ओके, कर सकते हैं। एक सेशन लायक तो क्वेश्चन नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। एक बार आपको लिखता हूँ फटाफट, कोई टाइम थोड़ा कम है, फटाफट पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले 18 नंबर क्वेश्चन, बॉल इज थ्रोन वगैरह वगैरह, आफ्टर 6 सेकेंड फ्रॉम फाइंड द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप। ए बॉल vertically return to the thrower after 6 seconds, the velocity which is thrown up maximum height reaches in position after 4 seconds। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया है, आप जरा देख लो क्योंकि टाइम कम है, मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। द बॉल इज रिटर्निंग बैक इन 6 सेकेंड, सो द टाइम टू रीच एट द हाइट, वापस जाके 60 सेकेंड में आ रही है, तो 3 सेकेंड में वो पूरा हो रही है। तो ये फॉर्मूला लगाया, इससे अपने को आ गया, क्या आ गया? u। तो मैक्सिमम हाइट निकालेंगे तो ये आ गया हाइट का फॉर्मूला निकाला, इसमें वैल्यू रखा, कल मल्टीप्लाई किया तो हाइट आई ये वाली। तो और पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड का क्या मतलब है कि 3 सेकेंड में तो ये जा रहा है। देखो यहाँ समझ लो, यहाँ तक तो अपन आ जाएंगे, एच की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, तो 3 सेकेंड में तो ऊपर गया और वापस 1 सेकेंड इसको लगा, तो ये 44.1 पे तो पहुँच गया, फिर वापस नीचे उतरा। तो टू कैलकुलेट द डिस्टेंस वाइल कमिंग बैक आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में यहाँ तो हो गया u इज इक्वल टू 0, ये अपना t और ये टाइम t दिया हुआ है और डिस्टेंस निकालनी है, ये हो गया 4.9 मीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस आफ्टर 4 सेकेंड विल बी
टोटल हाइट में से ये कम करोगे तो आंसर आएगा ये वाला। थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, कर लेना, प्रैक्टिस है। तो ये मैंने आपके सामने कर दिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर जो अपन पढ़ने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी, हैं, वर्क एंड एनर्जी नेक्स्ट चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं। उसमें जो लास्ट के 4 क्वेश्चन बचे हैं उनको भी अपन पढ़ लेंगे। ओके, तो इसको मैं जरा एक बार यहाँ चैप्टर को, इसको आपको सेशन को क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को टाइम लिमिट दे रखा है, उस टाइम लिमिट से अपने को बढ़ना नहीं है। इन 3 चैप्टर में 3 सेशन में अभी अपन पूरा ग्रेविटेशन हो गया है। लास्ट के 4 क्वेश्चन 19, 20, 21, 22 वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, जिन क्वेश्चंस को जब नेक्स्ट चैप्टर का जो पहला सेशन होगा वर्क एंड एनर्जी वाला, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन चैप्टर नंबर 11 वर्क एंड एनर्जी। थैंक यू।